तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। जिसका CFSE वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका आपको क्या कहते हैं इसको, जिसका CFC ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। तो हम लोग ने CFT, अब देखिए CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखिए टेट्राहेड्रल में आपको मालूम है ना, तमाम लिगेंड्स के जो बीच की जो डिस्टेंस, जो एंगल होती है वो 109.5 डिग्री है। ठीक है, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। और इसमें इसको हम क्यूब में अगर दिखाएं तो देखिए इसमें लिगेंड्स, वहां क्या था ऑक्टा में, ऑल द लिगेंड्स लाइंग अलोंग द एक्सिस। इसीलिए जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा तो उसको रास्ते में EG वाला ऑर्बिटल मिलेगा, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा। याद है टेट्राहेड्रल के लिए मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक टॉप पर है। तो बताइए सेंटर पर ये टेट्राहेड्रल बना रहा है कि नहीं, देखिए अपने से अच्छे से। अरे हेलो, टेट्राहेड्रली अरेंज हुआ कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। तो इसमें जब आप एक्सिस देखेंगे ना, एक्सिस, तो इसमें कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं है। कोई भी लिगेंड, देखिए अगर हम इसको X एक्सिस माने, इसको Y एक्सिस माने, इसको Z एक्सिस माने, तो देखिए कोई भी एक्सिस जो है वो अलोंग द, यानी कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं है, सब इसके बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, मतलब 55 डिग्री के ऑलमोस्ट जा रहा है। हाँ या ना ये पहले बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस। हाँ तो देखिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नो लिगेंड, गौर से सुनिए, नो लिगेंड्स लाइज डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस। ओ माय गॉड, डायरेक्टली along the axis। तो एक बात बताइए, सब लोग लॉजिक लगाइए कि सर जब along the axis नहीं है, बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो 55 है। अच्छा अब देखिए सारे लोग, EG में along the axis है था, तो बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या था, ओह माय गॉड, इसमें तो ऑलरेडी बाइसेक्ट थे। तो बताइए ये एंगल 45 डिग्री है, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस। अब बताइए लिगेंड्स आ रहा है 55, तो 55 90 के क्लोजर होगा कि 45 के क्लोजर होगा, जल्दी बताइए। 55 तो हाँ, तो इसलिए कहना ये है, लॉजिक लगाइए, कोई भी लिगेंड डायरेक्टली तो है नहीं ना, EG के अलोंग डायरेक्टली है ना, ये इसमें है, बट नियरर टू द T2G है, बट नियरर टू द T2G। हेलो, समझ में आया? समझ में आया? हेलो। यस सर। बट और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? आसिया, लक्ष्य, स्वस्ति क्यों नहीं बोल रही हैं? बट हेलो स्वस्ति, ये भाग गई क्या? Yes, नियर, sir. हाँ बोला करें, नियरर टू T2G ऑर्बिटल। फिर से देखिए, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, तमाम लिगेंड अलोंग द एक्सिस था, इसलिए EG रास्ते में पड़ेगा तो जबरदस्त रिपल्शन होगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं, बट नियरर टू द T2G, चूंकि बाइसेक्ट करते जा रहा है, बाइसेक्ट में 55 डिग्री और इसमें भी 45 डिग्री है लोब्स और एक्सिस के बीच में, तो दोनों के करीब वही एक अप्रोच है, नियरर टू द T2G, due to which इसमें T2G suffers more repulsion, T2G suffers more repulsion, T2G suffers more repulsion than, इसलिए इसमें जब स्प्लिटिंग होगी, तो गौर से सुनिए, इसमें जब स्प्लिटिंग होगी ना तो T2G ऊपर जाएगा। देखिए
ये था 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल था। जब लिगेंड अप्रोच किया, ये एब्सेंस ऑफ था। सारे लोग देखिए, एब्सेंस ऑफ लिगेंड। फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। उसके बाद जैसे हुआ तो एनर्जी बढ़ा। अब ये स्प्लिट कर गया। अब स्प्लिट जैसे किया तो ऊपर T2G, नीचे EG। इसीलिए इसके बीच के को गैप को हम कहते हैं डेल्टा टी, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल। CFC वैल्यू ही कहते हैं दोनों के बीच के गैप को। आप देखिए, ऊपर है T2G, नीचे है EG। बीच का जो सेंटर था, बीच का जो सेंटर, बैरी सेंटर। अब ऊपर की वैल्यू खुद बताओ कितनी लिखोगे? क्या ट्रिक्स दिया था? 3 है तो 2/5। अरे बोलो, नीचे 2 है तो कितना होगा? जल्दी बताओ। 3/5। अब ये नेगेटिव में आएगा, इसको तुम लिख सकते हो 0.4 डेल्टा टी, इसको लिख सकते हो -0.6 डेल्टा टी। ये सब वैल्यू पूछ सकता है। तो EG नीचे, T2G ऊपर। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर यहां से लिखिए। डन सर। डन सर।
Done, sir. Everyone done? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए एक ट्रिक्स याद रखिए, ये तो पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में और स्कूल लेवल में भी, कि रिलेशन बिटवीन CFC of octahedral कॉमा टेट्राहेड्रल, ये तो है ही है, ऐसे स्क्वायर प्लेनर सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ देता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बीच में रिलेशन क्या है, किस उसको याद रखने का ट्रिक्स मैं दे देता हूँ। एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ देखिए आपके पास है CFC डेल्टा टी और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन तो पूछेगा, और ये है स्क्वायर प्लेनर। देखो उसको कैसे याद रखें। तो सबसे पहली बात, टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होते हैं? 4 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं। अब देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स, सारे लोग देखिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। देखिए जैसे लिगेंड सेंट्रल एटम को जो अप्रोच करता है, तो नंबर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड क्या है? डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। तो बताइए टेट्राहेड्रल में 3 था ना, देखिए EG T2G ऊपर है, इसलिए इसमें 3 था इन द डायरेक्शन, यानी क्लोजर था। डेल्टा नॉट में 2 था, बोलिए हाँ या ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, स्क्वायर प्लेनर आपको मालूम है स्क्वायर प्लेनर का कैसे बनाते हैं? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्क्वायर प्लेनर है, लिखिएगा नहीं, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अब ये क्या होता है देखिएगा कैसे स्प्लिटिंग होती है, बहुत ज्यादा। देखिए इसमें क्या होगा, इन द डायरेक्शन कौन होगा? तो देखिए पहले तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन, हेलो। Yes, sir. एक्स वाई और जेड मान लीजिए, तो याद रखिए ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस होता है। जल्दी बताइए हाँ या ना, हेलो। तो इसलिए dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऊपर होगा, सबसे ऊपर ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। उसके बाद नीचे बताओ एक्स वाई प्लेन में कौन होगा? dxy होगा। उसके बाद कौन होगा? जल्दी बताओ, dxy। उसके बाद कौन होगा? dz स्क्वायर। सबसे नीचे जो होता है स्प्लिट करके बाद dxy एंड dyz। तो बताओ बहुत ज्यादा गैप है कि नहीं? हेलो, सबसे ज्यादा गैप इसी में होगा। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऐसे पूछेगा नहीं बोर्ड में, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर का होता है। इसमें 4 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, नॉट 2 पार्ट। सुना सारे लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखिए इसमें लॉन्ग द लिगेंड जो है, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल वो 1 है। तो सर जब 1 है तो डी स्क्वायर के बाद नीचे xy क्यों गया? क्योंकि xy के प्लेन में है लिगेंड्स, z के लॉन्ग नहीं है, xy के नजदीक है। ये इसमें तो एग्जैक्टली उसी के पाथ में है, तो इसलिए 1 है। अब देखो इसमें रिलेशन ये पूछेगा, तो याद रखने का तरीका देखिए, एक मिनट देखिए, आप देखिए नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड कितना है? 3। टेट्राहेड्रल में टोटल कितना था? 4 में, ये डेल्टा टी लिख लीजिए। और नंबर ऑफ लिगेंड्स डी और नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अलोंग द ऑक्टाहेड्रल में कितना था? 2 बाई, और टोटल कितना? 6। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, इससे कुछ भी रिलेशन निकाल लें। जैसे आपको कहेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए 4 टू जा 8, 18 डेल्टा नॉट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, 4/9। तो यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो लोग उसको ऐसे याद कर, ऐसे डायरेक्ट याद हो जाए तो अच्छी बात, ना याद हो तो इसी तरह याद रखिए। नंबर ऑफ लिगेंड 4, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल तो 3/4। कभी भूल जाए रिलेशन तो 3/4 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/6 डेल्टा नॉट। इसमें डेल्टा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी पूछे या डेल्टा टी इज इक्वल टू पूछे, आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं ट्रिक्स के जरिए? बोलिए हाँ या ना, हेलो।
ये रिलेशन Yes, कुछ sir. है। हाँ, और सबसे ज्यादा जो CFC वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये है ऑर्डर ऑफ CFC वैल्यू। आपको बोर्ड के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए सब इंपॉर्टेंट है, और ये तो बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए है कि पूछेगा CFC टेट्राहेड्रल और CFC ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन। अच्छा, आप कोई पूछेगा ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में रिलेशन निकाल सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। डेल्टा C नॉट इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लेनर करके निकाल सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सर, ये है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा इसकी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी SP क्या होता है, ये मैंने डायग्राम से भी समझाया। देखिए गैप बहुत ज्यादा है, समझा कि नहीं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का तो बता ही चुके हैं, टेट्राहेड्रल में तो आपके सिलेबस में ही है, दोनों का सिलेबस में है। चलिए, तो कहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे। सबको समझ में आया कि नहीं ये वाला? लक्ष्य जी, आसिया, स्वस्ति एंड यश। Yes, sir. यस सर। Yes. थैंक यू। इस चैप्टर के बाद हम लोग रीड ए पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको, अल्डिहाइड कीटोन। सुना सारे लोग? इसलिए ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिक का जो पढ़ाया गया बेसिक बातें सब वो याद होनी चाहिए, प्लीज एंड प्लीज। जितने कॉन्सेप्ट सब हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिलेटेड टॉपिक सब होता है, आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद हम अल्डिहाइड कीटोन, फिर आपका एक अमीन पढ़ जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री तो आसान ही है। Done, sir. सबसे पहले इसमें से x स्क्वायर कॉमन कर लोगे, इसको फैक्टर करना, x + 1 देखिएगा कैसे बनेगा समीर। देखिएगा बेटा, डिवाइड बाय dx, देखिए वेरिएबल कैसे सेपरेट होता है, बस ध्यान से देखिएगा। ये कॉमन हो चुका है, बोलो ना हाँ। अब देखिएगा, लिख लिया। हेलो एवरीवन, इसीलिए पढ़ाया जाता है इतना। यस सर। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, जानवी, मैंने x को फैक्टर किया, कॉमन किया, dx के साथ ले लिया, यानी वेरिएबल शुड बी मस्ट बी सेपरेट। अरे बोलो ना जानवी।
अब सुनिए गाँव वालों, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इनकी। अब सुनिएगा, ये तो इंटीग्रेट नहीं देगा, मुझे तो सॉल्व करना है ना भाई, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx के फॉर्म में, हमें इसको क्या करना है, सर मतलब c वाला लाना, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेट हो जाए, इसका मतलब इसको काट लगा है, एक क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, तो बड़े अदब से याद कीजिएगा जानवी, मैंने पढ़ाया ये बता दें। हाँ लिख लिया। Yes, sir. सर सर वो लास्ट में एक्स जेड होगा ना? एक्स वाई वाई जेड है ना, सर एक्स एक्स नहीं वाई सॉरी ये एक्स जेड हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, आगे बढ़े सारे लोग बताएं। यस चलिए तो ये था आपका कि कभी भी ये रिलेशन अगर आपको भूल जाएं तो इस तरह आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अलोंग द लिगेंड दोनों को डिवाइड करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट याद हो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन सब आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग CFC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यही आपके बीबीटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी डिफाइन करेगा। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इधर देखिए जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम घटेगा। जब साइज ऑफ एटम घटेगा तो याद रखिए मेटल लीगेंड इंटरेक्शंस बढ़ेगा, और जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मेटल लीगेंड इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, अब मेटल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो गैप ज्यादा होगा, उतनी फर्दर दो पार्ट में ब्रेक होके गैप ज्यादा होगा, इसीलिए CFC वैल्यू बढ़ेगी। सुना सारे लोग हेलो? इसलिए आपने नहीं देखा कि ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड है, तो लेकिन यही CO2H2O6+3 में ये क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह हो गया, ये आपको एक स्पेशल पॉइंट में खुद NCERT ने कहा है। उसका रीजन ये है कि CO पर +3 चार्ज है, Z इफेक्टिव CO+2 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऐसे तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा, कितनी गलत बात है भाई। Yes, sir. यस S3 6+2 आदमी इतना नॉलेज दे रहा है, वरना मैं सरकार यहाँ चला दूंगा तो लेते रहेंगे आप। यहाँ देखिए 3+ तो ऑर्डर ऑफ CFC, लेकिन ऑर्डर ऑफ CFC वैल्यू देखने के लिए पहले देख लें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, B ग्रेटर देन है, चार्ज ज्यादा है। चलिए लिखें लिया। हेलो एवरीवन, यस सर इसको मैं कहूंगा आप लोग क्वेश्चन की स्टेप और पूरा स्टेप आप करने के लिए भी तो CFC वैल्यू जो डिपेंड करता है, पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब सुन लीजिए, जब ये आंसर आ जाएगा मतलब वाई का प्रॉब्लम, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इसको बेटा? इनिशियल। सुनो बताता हूं मैं, इनिशियली मैं सी की वैल्यू निकाला, x के जगह पे क्या रखोगे बोलो बेटा? 0
वाई के जगह पे कितना रखोगे? कंटिन्यू सी की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू रखोगे नहीं निकालना है, आप इधर एक तरफ लगाएं, वापस चॉइस है, कोशिश करें एक सीधा निकालना, तो इसमें भी आता है आगे के बाद पहले वाले समझ में आया? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो, यस Done, sir. Yes, sir. दूसरा तो आप पढ़ ही चुके हैं, नेचर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करेगा। और से सुने, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीएफसी वैल्यू हायर होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो सीएफसी वैल्यू कम होगी। चलिए जल्दी लिखिए। लिख लिया सारे लोग? तीसरा फैक्टर है जो आपको मैंने एक लाइन लिखवाया था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद है मैंने कहा था ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना डीएसपी टूएसपी, दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन, ये सिर्फ 3D सीरीज के लिए है। याद है ये लाइन? हेलो, यस हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वजह देखिए अभी आपको समझ में आएगी। उसकी वजह यही है कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो CFC वैल्यू बढ़ जाती है। ऑर्डर ऑफ CFC जो होती है ना बेसिकली, अब CFC वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3D से ज्यादा 4D, और इसलिए कहा गया कि 5D और 4D के लिए तमाम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह है। इसीलिए कहा गया कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे 3DCl4 है तो आंख बंद करके कहिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, कुछ लिगेंड्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये 4D सीरीज का एलिमेंट है। ये जो भी चक्कर है, इसको मैं दोबारा बोल देता हूं कि ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 में sp3 और DsP2 होता है, या 5 में DsP3 sp3d, या 6 में ये सारा केसेस 3D के लिए हैं केवल। और कुछ तो बोलिए हाँ या ना? यस हाँ, बाकी 3D और 4D और 5D के लिए ये तो आपका सिर्फ इनर और वाइटल होगा। उसका रीजन यही है कि गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें तमाम लिगेंड्स ऑलरेडी स्प्लिटिंग करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव्स करता है। देखिए, आया आसिया, स्वस्ति? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. कोई इंसान हो जब तक नॉलेज नहीं होगा ना उसको बोल नहीं पाएगा। माइक में कैमरा लगा हुआ है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, है ना? वर्ल्ड को अंदाज में कुछ अच्छा बोलो, वहां से सब देख रहा है। हाँ, वो कहने नॉलेज होगा तब ना है। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. और आगे में है 20 किलोमीटर
अब नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। तो इस पर एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। ये सब मिसलेनियस टॉपिक सब है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे देखते हैं। आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहा है जानवी? आप दिखाई दे रहा है जानवी बेटा? आप मेरा सॉल्व यानी कि डिवाइडेड बाय सम ऑफ में आपको कर्व बनाना है, थोड़ा जल्दी बनाइए, फिर मीटिंग आईडी दोबारा भेजूंगा, ठीक है ना जानवी? लिख लिया? तो देखिए पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे मेरी आवाज आ रही है आपको? यस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, लिखना आइएगा नहीं, रुक जाइएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, समझा कि नहीं? किन बातों पर डिपेंड करता है? देखिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, सीएफसी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो स्टेबिलिटी पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर डिपेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट चिलेशन। चिलेशन याद है? हेलो, साइक्लिक रिंग जो बनाया था, चिलेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चिलेशन पर भी डिपेंड करता है। और चौथी बात सीएफसी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सर हम ऑर्डर कैसे करें। स्टूडेंट वही है जिस तरह मैंने 11th में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था। स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन कहेगा तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कार्बन डोनर जब भी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखिए। उसके बाद चिलेशन को लिखिए, जो मैंने लिखा था चिलेट इफेक्ट, पॉलीडेंटेट लिगेंड ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखिए अगर कार्बन डोनर है और मोनो ही है तो वो चिलेशन से ज्यादा स्टेबल है, तो आसानी से बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को देखेंगे। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले कार्बन डोनर, फिर चिलेशन। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। यस ये दिस सीक्वेंस, दिस इज इन सीक्वेंस। जैसे मिसाल के तौर पर सुनिए अच्छे से, मान लीजिए अगर आपको एग्जामिनर ये दे दिया कि COCN6 है, देखिए अच्छे से, और 4 माइनस है, और B है COCN6 है, समझा कि नहीं, 3 माइनस है। आपको कहा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो पहले हम x - 4 - 6 x = 2 x - 6 - 6, देखिए कैसे चेक करेंगे। सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, लिगेंड भी सब सेम है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेम सब देंगे। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा जो होगी वो B की होगी, समझा? हेलो एवरीवन। यस अगर आपको कोई कहे कि निकिल है, DMG है, डाइमिथाइल गलाइयोक्सामेट 2 है आपके पास, और आपके पास B है, NiEN2 है, N2+ है। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, चूंकि इसमें -2 था। DMG का स्ट्रक्चर देखिए, याद है इसमें चिलेशन, दोनों चिलेशन बनाता है, लेकिन याद है इसमें नंबर ऑफ रिंग कितना था, क्या मालूम है आपको? DMG में नंबर ऑफ रिंग 4 बना था इसमें। खोलिए तो नोट्स, DMG में 4 रिंग बना था, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, 2 5। देखिए, अरे बोलिए ना, DMG का है किसी के पास नोट्स? देखिए तो, यस सर। 4 रिंग है ना बना हुआ, देखिए को 2 5
नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग 2 है, 5th मेंबर रिंग भी 2 है ना? Yes, sir. हाँ, इसमें नंबर ऑफ रिंग 2 बनेगा। एक इथाइलिन डायमीन की वजह से 5th रिंग 2, तो इसलिए चेलेशन सबसे ज्यादा इस तरह स्टेबिलिटी देखेंगे। तो पहले लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आ रहा है सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस दिखाई दे रहा है समीर? अब इससे बनाइए आप फेज द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना है और फेज द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट करना है और ad को क्या करना है? एलिमिनेट। जो आप नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप ध्यान में रखिएगा, लिख लिया ये? Yes, sir. यस। हमें क्या बनाना है? बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्या बनाना है? एलिमिनेट सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो dy by dx, इसी को बेटा एक b के बराबर डिफरेंस कर दिया dx। अरे तुम लोग को नेगेटिव पता है, करने खाएंगे आगे की बात है, ठीक है? मैंने क्या डिफरेंशिएट करके जो मेरा अच्छा लगता है पहले से करता है। फैमिली जी अब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दोबारा एक बार फिर दो बार, फिर ये e के 3 आएगा तो हम 9 हो जाएगा। समझ में सर। आया? फैमिली जी, फैमिली जी, ये नहीं आया, ठीक है? अब जब मैं कर चुका हूं डिफरेंशिएट, मतलब a और b हट नहीं रहा, तो मैं करूंगा क्या? ए बहुआ, सुना
हाँ बताइए कौन स्टेबल होगा? कोई बोल ही नहीं रहे। सब कुछ देखिए, पहले ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चार सब सेम है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आया समझ में? कार्बन डोनर है नहीं, चिलेशन है नहीं, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को देखिए। कोई बोल ही नहीं रहे भाई, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. पहले obtain the differential equation. of family of hyperbola. कौन बोला? hyperbola, parabola, having OP on x-axis. This is hyperbola. अब ये भी हम ही बता रहे हैं दादा। समझ में आ गया? अभी जाने के हाँ चलिए इसमें बताइए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है सब में, इसमें बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताइए। अरे कोई बोल ही नहीं सर रहा है। सी, सी सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वेरी गुड, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पहले चिलेशन भी देखते हैं, या टीचर समझा दिया फिर भी नहीं आपको ये है, ये आपको मालूम है ये चिलेशन है, बाइडेंटल लिगेंड है। अरे बोलिए हेलो। यस सर। बी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर ये है सनी के लास्ट से तो ये ओह वाटर, तो ए सबसे ज्यादा, फिर लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जब टीचर पढ़ा दिया फिर भी गलत कर रही हैं। ओह माय गॉड। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में? आया सबको समझ में? यस सर। यस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से आंसर, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सुन ले सारे लोग। अब आइए, एक मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप कर लिया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है। अब जैसे ही देखा जाए, अब टीचर बता दिया तो इसी को माइंड में लाए। पहले देखें कार्बन डोनर, फिर देखें चिलेशन। चिलेशन इसलिए मैं सब में चिलेट लिगेंड में बाइडेंट में रिंग बना बना के समझाया था, उसका रीजन यही था, इसी सब बातों के लिए। क्या कोई पता चलना चाहिए कितने रिंग हैं, क्या है। ये है ऑक्टेन द डिफरेंट, बार-बार अगर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर बनाना हो तो क्या करेंगे उधर? डिफरेंशिएशन बनाना हो तो इंटीग्रेट। हां देखो ना, ऑक्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy/dx चाहिए, अगर डिफरेंशिएट करना
इसका आप आंसर दें। हाँ चलिए, यश यश साहब का है ई। चलिए यश, आप ई क्यों कहा? सर वो रिंग फॉर्मेशन। बहुत अच्छे हैं। नंबर ऑफ फिफ्थ नंबरिंग इसमें 5 था, कितना था? 5 था सर। वेरी गुड। ओके, तो ई का सबसे ज्यादा। उसके बाद बताइए। सी। सी का है आपका, है सी का है जी। इसमें नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होगा। सी के बाद यस। डी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। सबका ये सही है? अरे Yes, कुछ sir. तो, हाँ तो ये जो चीज बताई गई, पहले तो आप ये याद रखिए कि Yes, sir. स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। मेन स्टूडेंट की पहचान ये है, ये ऑर्डर, वरना जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा, ये सुन लें। और हर क्वेश्चन को करते वक्त यही माइंड में लाए। इसलिए हमने लीगेंड पर खास इस चैप्टर को पढ़ने में अब तक जो आपने बातें सीखी हैं कि लीगेंड पर अच्छी खासी आपकी पीएचडी होनी चाहिए कि कितने रिंग है, इसलिए जानबूझ के शुरू में उसी अंदाज से पढ़ाया गया। अब आइए क्लास क्वेश्चन, इस पर देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करें तो वेरी गुड।
यस आसिया, आप आंसर दीजिए। आसिया, स्वस्ति, Yes, sir. Sir, ए की बी? B. वी, वाई, B. हाँ हाँ, वाई, वाई स्वस्ति, Bidentate. आइडेंटिटी। अब दवा तो नहीं खाती है ना आप लोग, नशे में रहती है ना असल में दोनों। क्या था चिलेशन से पहले, किसको देखेंगे? Carbon. ओह माय गॉड, ये दोनों का जी करता ऑफलाइन होता तो सर टकरा देता मैं दोनों का। यहाँ देखिए कार्बन डोनर है ना आसिया, स्वस्ति। Yes, sir. तो फिर स्वस्ति आया समझ में? Yes, sir. आ गया. हाँ, तो सतर्क रहिए ना, टीचर जिस पढ़ा भी रहा है फिर भी गलती हो रही है आपको। देखिए, इसलिए स्टूडेंट कहते हैं ना उधर पढ़ते हैं उधर, उसका वीजा ये, वो सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स बता दिया गया कि पहले कार्बन डोनर, उसकी वजह ये कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, आसानी से देता है, तब बाद में चिलेशन तो बाद की कहानी है। दर दरीजन जब भी क्वेश्चन पहले देख लीजिए कार्बन डोनर के बाद चिलेशन को देखें। आया समझ में? हेलो एवरीवन, चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन एक मिनट रुक जाइए, एक बॉन्डिंग का एक और कंसेप्ट है, रुक जाइए। बॉन्डिंग का एक और कंसेप्ट, बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो बॉन्डिंग ही में पढ़ लीजिए। देखिएगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। बॉन्डिंग का मामला सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग वीबीटी, वार्नर्स थ्योरी, वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। देखिए, अब तक हम लोगों ने लिगेंड्स की बहुत सारी टाइप्स पर ही, मोनो, बाई, पॉली, ये वगैरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब एक नई चीज अभी लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ साथ, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, on the basis of bonding, two types. ये है क्लासिकल लिगेंड, which is called sigma bonded ligand। ये एनसीईआरटी के दूसरे ही तीसरे पेज पर आपको मिलेगा, सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड। अब तक जितना पढ़ा था वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, मतलब ये कि द लिगेंड which has tendency to donate इलेक्ट्रॉन ओनली। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन ओनली। अभी आप पढ़िएगा ये डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करता है, वही डोनेट करता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बना। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो अब तक क्या पढ़ा था? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उसको क्लासिकल लिगेंड कहते हैं। क्लासिकल लिगेंड का मतलब सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड कहते हैं। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए दूसरा, पढ़िए, सिलेबस में है। दूसरा टाइप है नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड, पाई बॉन्डेड लिगेंड। तीसरा नाम सिनर्जिक लिगेंड। सिनर्जिक लिगेंड, जानते इसका काम क्या होता है? पहले लिखिए, द लिगेंड
which has tendency to donate electron as well as accept electron is called क्या होता है ये? देखिए अब आप पढ़ेंगे, देखिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और देखिएगा सिग्मा फिर एक्सेप्ट भी करेगा तो पाई, इसी लिगेंड को हम पाई है खुद एनसीईआरटी में कौन से लिगेंड सुनने वो पढ़ेंगे। इसमें 3 लिगेंड्स का नाम आता है। देखिए कार्बोनिल, इसलिए मैंने मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग से पहले ये लिगेंड्स की टाइप पढ़ाया। तो ये जो लिगेंड्स है यहाँ पर और कार्बोनिल, R3P and alkene derivatives। alkene derivatives इसको कहते हैं ट्राई अल्काइल फॉस्फीन। लेकिन उसमें आप बोर्ड लेवल पर सिर्फ एक याद रखिए, ऐसे कंपटीशन में तीनों दे सकता है, वो है कार्बोनिल, जो दोनों काम करता है, इसी से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, याद रख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, समझ में आया? और Yes. मैं आपको ये ऐसा होता है, देखिए मैं Yes. आपको केमिस्ट्री में बताता हूँ, नॉर्मल केस बताते हैं। देखिए 11th में हम लोगों ने नहीं पढ़ा H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, जानते हैं? कहीं कहीं पर देखिएगा इसका स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को दिखाया नहीं गया है, जानते हैं? इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये दे रहा है और ये ले भी रहा है। यही जो पाई बॉन्ड है ना, सल्फर इसके साथ ऑक्सीजन बना भी रहा है, तो यही जो बना रहा है, इसी पाई बॉन्ड को दिखाया नहीं जाता है। तो ये हायर कंसेप्ट है, उतना बच्चों को नहीं बताया जाता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट पाई बॉन्ड बना देते हैं। इसी के लिए इस तरह भी होता है, इसलिए बहुत सारी बुक में देखिएगा इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है H2SO4। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो हम यही बनाते ही हैं। खैर, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी अब तक पढ़ा था कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जितने भी लिगेंड्स वो सब वही हैं, बस जो नॉन क्लासिकल है उसका एग्जांपल बस याद रखिए। द लिगेंड व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इससे से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर यहाँ पर सिर्फ एक चीज होगी तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए टॉपिक हम लोग को पढ़ना बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आया समझ में यहाँ तक? बोलिए हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसीलिए आप बॉन्डिंग और मेटल कार्बोनिल को अब आप समझ गए दोनों लिगेंड्स की डेफिनेशन से। तो इसलिए कहा गया कि इन मेटल कार्बोनिल बेसिकली क्या होता है, in metal carbonyl, 2 types of bond formed between metal and वही 2 बॉन्ड वही है, इसीलिए और अच्छे समझने के लिए इसलिए पहले पढ़ा दिया, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 2 बॉन्ड्स, एक सिग्मा एक पाई। तो पहला ए पार्ट सिग्मा कैसे बना, तो देखिए मेरे साथ साथ लिखे रहिए। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मुझे लगेगा मैं आपको कहूंगा रुक जाइए, पहले लिखते रहिए। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म between lone pair electron of carbonyl and vacant d orbital of transition metal। तो ये तो है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बोनिल
एंड डी वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द, तो ये देखिए पहले लिख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब कर्व होगा, इसको dy बाय क्या करना है, dx। अब ये जब dy बाय dx का फॉर्म में होगा, आइए समझ में जाएंगे। प्रिंसिपल का रेट है, e का कितना परसेंट है, 5 से कट गया, p को नीचे उतार दिया, तो ये p या dt का हिस्सा में दोनों तरफ में निकल गया, इंटीग्रेट 1/3 का लॉग आ गया, 1/20 ये dt और ये c रहता है। इनिशियल जब टाइम 0 रहा होगा, इनिशियल टाइम आगे नहीं बढ़ रहा होगा, तो ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1000 के हिसाब से मैंने c की वैल्यू निकाल के चिपका दिया। अब हाउ मेनी ईयर लिया। यस सर। तो वही है कि इसमें क्या था कि कार्बोनिल में ये लोन पेयर है और मेटल का ये वैकेंट तो है, वैकेंट डी लिखा रहता है, लेकिन ये याद रखिए ये कौन सा वैकेंट डी है, तो याद रखिए वैकेंट हाइब्रिड डी है। याद रखिए इस मेटल में दो तरह का डी है, एक वैकेंट हाइब्रिड भी है और दूसरा भी फील्ड डी भी है। देखिए आयरन को जब लिखते हैं 1s² 2s² 2p6 3d भी होता है और हाइब्रिडाइजेशन में आगे 4d भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें दो तरह का डी है, वैकेंट हाइब्रिड डी। ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यही है, इसलिए मैं इस तरह का आपको बना रहा हूं, तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ, तो ये आपको सिग्मा बॉन्ड बनाया, समझा। एक ही पाई बॉन्ड कैसे बना, क्यों बना, पहले लिखिए फिर दोनों को एक साथ समझाएंगे। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन filled d orbital of transition metal and anti-bonding for a differential equation एंटी बॉन्डिंग का नाम सुना है ना, पाई 2p, बस मैं भी पूरा बताऊंगा, और ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कोई पानी पिला दो भाई। कैसे हैं सर, हाँ। मानते रहते हैं बच्चे से, अरे बोलो ना। डन सर। हाँ हेलो एवरीवन, लिख लिया।
Yes, sir. तो हम ये कह रहे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो गौर से सुनिए। तो इसमें दोनों बॉन्ड बनता है, इसी को सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। गौर से सुने, लिखेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो आइए कि मेटल, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा कि मेटल और कार्बन के बीच में एक बात बताइए, कार्बोनिल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जल्दी बताइए। सीओ के बीच में जल्दी बोलिए, सारे लोग देखिए इधर, होता है ना? यस। अरे हाँ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है, जो देखा ये गया कि जैसे ये बॉन्ड बनाता है, तो देखिए अब नया बॉन्डिंग जो हुआ वो इस तरह का होगा, मेटल और कार्बन के बीच में। अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। इसलिए सीओ की जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ होती है अकेले में वो कम होती है, लेकिन मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट गया सीओ के बीच का। तो कोई बोल ही नहीं रहा है हेलो एवरीवन। जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी ना, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसी पाई सिग्मा दोनों बनेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसी बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल strengthen the bond between them is called synergic bond। इसी synergic bond की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटा, अब मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। डिड यू अंडरस्टैंड कि नहीं अंडरस्टैंड? जल्दी बताएं हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. इसलिए अभी मैं बॉन्ड लेंथ भी लिख दूंगा। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग क्यों, देखिए कार्बोनिल में टोटल इलेक्ट्रॉन, देखिए इधर एक मिनट रुक जाइए, फिर दोबारा समझाएंगे। 14 है, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। 14 वाले में आपको मैंने बताया था पाई पहले आ जाता है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 सिग्मा 2ps 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हाँ, अब देखिए पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, इसीलिए इसके बीच में बॉन्ड हुआ। अब देखिए ओवरऑल आपको मैं आप बना देता हूं। देखिए ये है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट हाइब्रिड। लेकिन इसमें ऑलरेडी इस मेटल में फील्ड डी भी है, फील्ड डी 3d10 3d8 पहले से है। इसलिए आपको जानना है कि मेटल कार्बोनिल में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है उसके अंदर दो तरह का डी है। ये है वैकेंट हाइब्रिड डी और ये है फील्ड डी। फील्ड डी है तो इसमें ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास कार्बोनिल के बीच में ये है और इसके, इसलिए इसमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन दिया और इसमें एंटी बॉन्डिंग पाई 2px है। इसको भी हम इसी तरह से दिखाते हैं केमिकल बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड ये दिया, ये पाई बॉन्ड बना और ये जो दिया सिग्मा, इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बोनिल में ज्यादा होती है। उसकी वजह यही है कि भाई यहाँ सिग्मा पाई दोनों बनता है, तो जब इधर बॉन्ड बनेगा तो इस दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। समझ में बात आई हेलो एवरीवन? Yes, sir. इसीलिए कोई भी पूछे मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग, तो M और कार्बन के बीच में डबल और CO और O के बीच में भी डबल। कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो सिग्मा बनता, कहिए नहीं, मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा पाई दोनों बनता है, तभी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। इसी बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं? सिनर्जिक। पहले ये लिखिए, तो थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए सारे लोग आया? Yes, sir. आसिया आपको आया साइंटिस्ट? Yes, sir. थैंक यू। तो मेरे हिसाब से मेरा दिल कहता है हर क्वेश्चन सॉल्व एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में गलत है, जो बच्चा पकड़ेगा समझूंगा कि वही बच्चा होमवर्क बनाया बताता है ना। एक क्वेश्चन गलत नहीं, हमको पता चल जाता है।
भगोने में चावल बनाते हैं तो चावल निकाल के नहीं देखते, ये चावल निकाल के देखते हैं, पता चला भगोने का चावल बना के नहीं बना। डन सर। जो बताएगा ये क्वेश्चन गलत है। चलिए, तो ये बातें आपको बस एक लाइन लिख के मैं छुट्टी दे रहा हूँ, यहाँ देखिए बस एक लाइन लिख लीजिए, द बॉन्डिंग। यश जी आया समझ में? सर लास्ट साइड दिखा दीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन गलत है, अगर वो सही है तो आप समझिए, आपको आप जरूर बनाओगे। डन। वीडियो में उसको शेयर ना करना, लाइक करना, कमेंट करना। एक क्वेश्चन लास्ट मैं देने जा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला जानवी, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गलत है, y बराबर अगला ये लिए ध्यान के बराबर 2x into a plus bx। ये हम क्या आंसर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जानवी? समीर, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इसका मतलब क्या करना है? इंटीग्रेट द डिफरेंशियल, देख रहा है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में वो इंटीग्रेट कर दिया।